नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हार्मोन की सीरीज में ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन की बात की थी। फर्स्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड सेकंड वाज एडीएच हार्मोन। आज हम बात करेंगे इसी पिट्यूटरी ग्लैंड या हिंदी में कहूँ तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के मिडल लोब, हिंदी में कहें तो मध्यपाली। इस मध्यपाली से निकलने वाले एक हार्मोन MSH। ठीक है दोस्तों, अब MSH हार्मोन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, कृपया थोड़ी नोट कीजिएगा इसे। एक शब्द आता है साइट। साइट शब्द का मतलब होता है सेल, मतलब कोशिका। दोस्तों, जब भी आपको किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको यही साइट लिखा नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि जो पूरा शब्द है, कंप्लीट वर्ड जो है, ये किसी प्रकार की कोशिका का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, अब ये कोशिका किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी पार्ट की हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ल्यूकोसाइट, जैसे मिलेनोसाइट। अब देखिएगा, इस दोनों शब्द के पीछे ये साइट लिखा हुआ आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा शब्द है ल्यूकोसाइट एंड मिलेनोसाइट, ये एक प्रकार की कोशिका का नाम है। तो ये कोशिका किस की होगी? आपने कभी सुना होगा WBCS, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन्हीं को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है। सेकंड वाज मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट का मतलब होता है त्वचा या स्किन की सेल। मतलब जो स्किन है, स्किन की कोशिका को ही ये मिलेनोसाइट कहा जाता है। तो अब आगे से रखिएगा, जिस भी शब्द के पीछे आपको साइट लिखा नजर आए तो वो जो पूरा कंप्लीट शब्द है, ये एक तरह की कोशिका का नाम होता है, जैसे कि ल्यूकोसाइट, मिलेनोसाइट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। ये जो शब्द है मिलेनोसाइट, आज हम इसी पर फोकस करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये है स्किन और ये स्किन की सेल। ठीक है दोस्तों, स्किन की सेल मतलब मिलेनोसाइट। अब थोड़ा इसे बड़ा करके देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये है मिलेनोसाइट। उसे मिलेनोसाइट क्यों कहा जाता है, सुनिएगा जरा। त्वचा की, स्किन की सेल के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनके पास रंग होता है। इसीलिए, या मतलब मैं यूं कहूं कि मिलेनोसाइट के अंदर रंगा कण होते हैं, रंगों के छोटे छोटे कण। इंग्लिश में कहें तो पिगमेंट्स। इन्हीं छोटे छोटे कणों को या रंगा कणों को एक नाम दिया गया, मिलेनिन। मिलेनिन पिगमेंट्स। ठीक है, अब इसी मिलेनिन शब्द के आधार पर इसे कहा जाता है मिलेनोसाइट। मतलब कि ऐसी साइट, ऐसी कोशिकाएं जिनके पास मिलेनिन पिगमेंट हो, उन्हें कहा जाता है मिलेनो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पिगमेंट है, यहां पे मैंने लिखा है मिलेनिन पिगमेंट, इनका हमारी त्वचा की कोशिकाओं में काम क्या होता है? आपने कभी सुना होगा, सूर्य से आने वाली किरणों के अंदर एक रेडिएशन ऐसी भी होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। यस, दैट इज UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें।
अब ये हार्मफुल क्यों होती है? सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे स्किन से रिलेटेड डिजीज को बढ़ावा देती है। मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, जैसे स्किन कैंसर और भी बहुत है। अब इन पराबैंगनी किरणों को, ये जो यहाँ पे मैंने ये रंगाकण जो बनाए हैं, ये रंगाकण इसी यूवी रेज को अब्जॉर्ब करते हैं और इसके हानिकारक प्रभाव से हमें बचाते हैं। ठीक है, मतलब कि मेलानोसाइट के अंदर इन रंगाकणों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये मेलानोसाइट आखिर आते कहां से हैं? ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कोशिका एक्टिव रहेगी तभी इसके अंदर इन मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होगा। अब एक्टिव रहने से मतलब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं या फिर लगभग नॉर्मल अगर मैं कहूं तो कोशिकाएं सोई रहती है। सोई रहती मतलब कि इनएक्टिव रहती है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं करती। अगर हमें उनसे कुछ काम लेना है, हमें उन्हें जगाना है, तो हमें पहले उन्हें एक्टिव करना होगा। एक्टिव के लिए साइंस में एक शब्द यूज किया जाता है, स्टिमुलेट, मतलब प्रेरक। मतलब हमें पहले मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होगा। अब इसे ये जो स्टिमुलेट करने का काम मेलानोसाइट को करे कौन? तो इसके लिए हमारे पास है ये हार्मोन MSH। MSH मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, मतलब इसे एक्टिव करेगा। हिंदी में कहें तो प्रेरित करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसा हार्मोन जो इस मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने का काम करे। दोबारा सुनिएगा, ऐसा हार्मोन जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने का काम करे उसे कहा जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में कहें तो मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, MSH। अब दोस्तों MSH ने मेलानोसाइट को स्टिमुलेट किया, इसे एक्टिव किया, तो उससे क्या होगा? उससे मेलानोसाइट के अंदर ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये बनना शुरू होंगे। मेलानिन निर्माण, त्वचा की कोशिका के अंदर मेलानिन पिगमेंट का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वर्क रहा MSH का। बट दोस्तों, सिर्फ मेलानिन का निर्माण करने से ही MSH का काम खत्म नहीं हो जाता। इसके अलावा ये एक और भी काम करता है। क्या? हमारी मेलानोसाइट के अंदर ये जो कण है मेलानिन पिगमेंट, इन्हें फैलाने का भी काम करता है ये, इस तरह से। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट को त्वचा की कोशिका के अंदर फैलाने का भी काम करता है। मतलब कि मेलानिन का निर्माण प्लस इसे मेलानोसाइट के अंदर फैलाना। चलो जी, ये बात थी MSH के फंक्शन की। अब आगे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेलानोसाइट के अंदर जब मेलानिन पिगमेंट दूर दूर फैल जाते हैं तो उसकी वजह से जो बीच का जो एरिया ना दोस्तों, ये खाली हो जाता है। अब ये खाली हो गया तो ये जो यूवी रेज है इसका इफेक्ट कोशिका के बिल्कुल बीच में पड़ सकता है, और जिससे क्या होते हैं, स्किन के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें? इसके लिए हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एक ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि पढ़ी थी हमने फर्स्ट क्लास में, पीनियल। पीनियल ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। हिंदी में और इंग्लिश में सेम, मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये क्या करता है?
ये कोशिका के अंदर ये जो मेलानिन पिगमेंट है ना दोस्तों, ये जो फैले हुए हैं उन्हें वापस इकट्ठा करने का काम करता है इस तरह से। मतलब कि एमएसएच हार्मोन मेलानिन पिगमेंट को फैलाने का काम करता है, जबकि मेलेटोनिन हार्मोन इन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब दोनों के काम विपरीत हो गए, एक दूसरे से उल्टे हो गए, और इसी वजह से क्या होता है कि पूरी कोशिका के अंदर मेलानिन पिगमेंट समान रूप से वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। मतलब हर जगह अब आपको मेलानिन पिगमेंट दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इसे फैलाने का काम ये करता है, जबकि इसे इकट्ठा करने का काम पीनियल ग्रंथि करता है, जिससे क्या होता है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन मेलानिन पिगमेंट का कोशिका के अंदर। इसकी वजह से दोस्तों एक और फायदा होता है, क्या? हमारी स्किन को एक रंग मिलता है, कलर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात एमएसएच हार्मोन की और पीनियल ग्रंथि से निकले हार्मोन मेलेटोनिन की। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिएगा। मेलानोसाइट कहते हैं हमारी त्वचा की कोशिका को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, जिनके पास रंग होता है। मेलानिन पिगमेंट क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और हमें उनके बुरे प्रभाव से बचाते हैं। अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक रोल प्ले नहीं करेंगे जब तक कि कोशिका एक्टिव नहीं रहेगी। तो मतलब इससे हमें रोल प्ले करवाने के लिए पहले कोशिका को एक्टिवेट करना होगा, साइंस में कहीं तो स्टिमुलेट करना होगा। और इसे स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? ये एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन इसे स्टिमुलेट करने के अलावा इसे फैलाने का भी काम करता है। स्टिमुलेट करने के बाद इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होता है और उसे फैलाने का काम भी कौन करता है? एमएसएच हार्मोन। मतलब कि हमने एमएसएच के दो वर्क पढ़े, पहला स्टिमुलेट करके इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करना, और दूसरा इसे फैलाने का काम करना। अब फैलाने के बाद क्या होता है कि बीच का एरिया खाली हो जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बीच में इफेक्ट पड़ता है और स्किन में धब्बे पड़ सकते हैं। उसकी वजह से फिर वही बात कि थोड़ी बहुत डिजीज एक क्रिएट हो सकती है स्किन की कोशिका के अंदर, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया या और भी बहुत कुछ। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? ब्रेन के अंदर मौजूद एक पीनियल ग्रंथि से निकला हार्मोन मेलेटोनिन उन्हीं पिगमेंट्स को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। दोनों के विपरीत काम करने की वजह से पूरे स्किन के अंदर ये मेलानिन पिगमेंट अच्छे से फैल जाते हैं, और जिससे हमारी स्किन को एक रंग भी मिलता है, और उसके साथ साथ यूवी रेज का कहीं भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मेलानिन पिगमेंट मौजूद हैं। अब दोस्तों जितने ज्यादा ये मेलानिन पिगमेंट होंगे, हमारी स्किन का कलर उतना ज्यादा डार्क होगा। अगर ये कम होंगे तो स्किन का कलर उतना फेयर होगा। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने एक मेलेटोनिन हार्मोन लिखा है, उसके बारे में आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूं। देखिए, हमने मेलेटोनिन के दो फंक्शन पढ़े। एक फंक्शन हमने पढ़ा और एक मैं आपको अब बताऊंगा। इसका पहला क्या था? मेलानिन पिगमेंट को इकट्ठा करना। एकत्रित करना। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये हमारे शरीर को समय के अनुसार ढालता है। अब समय के अनुसार डालना, इसका क्या मतलब होता है? हम अक्सर नोटिस करते हैं कि जब हम 15 या 20 दिन लगातार सुबह अगर 6 बजे उठें तो हमें उसके बाद अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली हम अगले दिन 6 बजे उठेंगे क्योंकि हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। तो ये आदत किसकी वजह से पड़ जाती है? मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। मतलब कि हमारा शरीर हैबिचुअल हो जाता है उस चीज के, और उसका कारण क्या? ये मेलेटोनिन हार्मोन। और इसी वजह से, इसी खूबी की वजह से इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक। हिंदी में कहें तो जैविक घड़ी। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि बायोलॉजिकल वॉच या बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन को कहा जाता है। आगे 4 ऑप्शन होंगे, तो आंसर इज मेलेटोनिन हार्मोन।
ठीक है जी, तो ये बात रही MSH एंड मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखिए दोस्तों, अब ये पिगमेंट्स हम बार बार बात कर रहे हैं कि रंगाकरण पिगमेंट्स जितने ज्यादा होंगे रंग उतना ज्यादा डार्क होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपके पास व्हाइट एक स्क्रीन है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लाल रंग से 3 डॉट बनाए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ नहीं सर, 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे डॉट बना दूं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे डॉट, अब ये जो स्क्रीन है आपको व्हाइट की जगह थोड़ी रेड दिखाई देगी। इसका मतलब ये कि जो पिगमेंट्स हैं जितने ज्यादा होंगे हमें कलर वही दिखाई देगा। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेलानिन पिगमेंट जितने ज्यादा होंगे हमारी स्किन का कलर उतना ज्यादा डार्क होगा। अब मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है स्किन में तो यूवी रे से हम उतना ज्यादा बच पाएंगे। चलो अच्छी बात है, लेकिन वही क्या हो कि अगर मेलानिन पिगमेंट कम हो तो कलर का कौन सा होगा, लाइट या फेयर कलर, मतलब कि रंग गोरा होगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, यूवी रेज से हम बच नहीं पाएंगे या फिर थोड़ा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, जैसे कि जब गोरे लोग, अगर मैं आपको एक उदाहरण लेके बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स जब भी साउथ अफ्रीका में या वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पे तेज धूप जिनकी उन्हें आदत नहीं है, तो उस कंडीशन में वो यूवी रे से कैसे बचेंगे। फिर वो क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन पे एक व्हाइट कलर का पाउडर लगाते हैं। इससे बचने के लिए एक व्हाइट लेयर, व्हाइट पाउडर की लेयर अपने फेस पे लगाते हैं। वो व्हाइट पाउडर की लेयर किसकी होती है, वो होती है जिंक ऑक्साइड की। अब ये जिंक ऑक्साइड क्या करता है, ये मेलानिन पिगमेंट की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है कि इन यूवी रेज को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उनके फेस पे या उनकी स्किन पे यूवी रेज का प्रभाव बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये बात रही कंप्लीट हमारी MSH हार्मोन की एंड मेलेटोनिन हार्मोन की। अब हम रुक करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट हार्मोन पे। क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि किसकी, हमारे शरीर की, बॉडी की। ठीक है दोस्तों, अब शरीर का वृद्धि करना, ग्रो करना, या मैं यूं कहूं कि हमारी हाइट का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं ग्रोथ हार्मोन पे। अब हम अक्सर अपनी लाइफ में देखते हैं किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है तो किसी की बहुत कम होती है, तो इसके पीछे का कारण होता है यही ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करते हैं और हाइट का बढ़ना घटना उनके अंदर इनका क्या रोल होता है, ये पढ़ने से पहले मैं एक छोटे से टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसका कनेक्शन थोड़ा इसके जैसा ही है। क्या, सुनिएगा, जब भी हम ये देखिए दोस्तों कि एक मनुष्य का एक जीवन काल होता है। पहले ये सुनिएगा, एक मनुष्य का एक जीवन काल होता है, एक टाइम के बाद उसे मरना पड़ता है। सेम उसी तरह कोशिका का भी एक जीवन काल होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद कोशिका भी मर जाती है या डैमेज हो जाती है। पर कोशिका मरने से पहले एक काम करती है। क्या काम करती है, कोशिका डैमेज होने से पहले या मरने से पहले खुद को डिवाइड करती है, विभाजित करती है, और 2 कोशिकाओं में, मतलब 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। एक सेल से 2 सेल बन जाती है, और यही प्रोसीजर आगे से आगे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे जाके ये कोशिका डिवाइड होगी, फिर आगे जाके ये कोशिका डिवाइड होगी। तो इस प्रोसीजर को, एक सेल से 2 सेल बनना, इस प्रोसीजर को एक नाम दिया गया है कोशिका विभाजन।
सेल डिवीजन। अब देखना दोस्तों, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है, फिर आगे जाके कोशिका डिवाइड होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती है, मतलब कि कोशिका कभी मरती नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि वंश आगे से आगे चल रहा है, मर नहीं रहा। तो इसी तरह कोशिका जब डिवाइड होती है, आगे से आगे कोशिका बनती रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका कभी मर नहीं रही। क्या सभी कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन होता है या इसी प्रकार से होता है? नहीं। सेल डिवीजन के आधार पर कोशिका को तीन टाइप में बांटा गया है, तीन प्रकार में कोशिका को बांटा गया है सेल डिवीजन के आधार पर। आइए पढ़ते हैं इन तीनों प्रकार के बारे में। फर्स्ट टाइप देखिएगा, देखिए दोस्तों, इस प्रकार की कोशिका जब डिवाइड होती है सेल डिवीजन के बाद, तो दो नई कोशिकाएं बनाती है, जो पुरानी वाली की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये कोशिका ए है और डिवाइड होकर ये बना रही है कोशिका बी, और कोशिका बी नई प्रकार की कोशिका बना रही है जो पहली वाली कोशिका की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि जो पहली वाली कोशिका है वो अपना अस्तित्व खो देती है और नई कोशिकाएं बन जाती है। तो इसके अंदर हम तीन बातें मुख्य रूप से पढ़ते हैं। क्या कि पहले तो इस प्रकार की कोशिका के अंदर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन अकर, ओके। एंड सेकंड इज दो नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है, दो नई कोशिकाएं बनती हैं। एंड थर्ड थिंग इज पुरानी कोशिका का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीन चीजें हमने पढ़ी इस प्रकार में। पहली, सेल डिवीजन होगा। सेकंड, दो नई कोशिकाएं बनेगी जो पुरानी वाली कोशिका की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड थर्ड इज पुरानी कोशिका अपना अस्तित्व खो देती है, क्योंकि यहां पे ए कोशिका थी, बने कौन सी? बी। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं हम, इसके सेकंड प्रकार की। दोस्तों, इस प्रकार की कोशिका जो है उनके अंदर सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता। यस, कोशिका विभाजन नहीं होता इनके अंदर। कोशिका विभाजन होता ही नहीं, मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद, इतना इनका जितना टाइम होता है उतने टाइम के बाद ये डैमेज हो जाती है, और क्योंकि ये सेल डिवीजन नहीं करती तो एट लास्ट में मरना पड़ता है, ये आगे जाके जीवित नहीं रहती। इस प्रकार की कोशिका को एक स्पेशल नाम दिया गया है कनिका, कार्पोसेल्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे कि आरबीसी, जैसे कि डब्ल्यूबीसी और ओ भी बहुत है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल कह लो या रेड ब्लड कार्पोसेल कह लो, ये एक टाइम के बाद डैमेज हो जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकार। तीसरे प्रकार की कोशिका में क्या होता है, जब भी कोशिका डिवाइड होगी, एक तो ये नई कोशिका बनाएगी, जबकि दूसरी कोशिका बिल्कुल इसके जैसी ही होगी। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ही जैसी एक और कोशिका बना लेती है इसके अंदर। एक नई होगी जबकि एक खुद के जैसी होगी। इस प्रकार की कोशिका को कहा जाता है स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेम सेल। सबसे पहले तो मैं इसके गुण के बारे में आपको बताता हूं। इसकी स्पेशलिटी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अपने जैसी कोशिका बनाना। ठीक है, अपने जैसी कोशिका बनाना का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक हार्ट है, हृदय है, और इसके अंदर है हार्ट की सेल, कोशिकाएं।
जिन कोशिका से बना ही है तो हार्ट की कोशिकाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो कोशिकाएं हैं हार्ट की, ये अगर स्टेम सेल हो तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी हार्ट डैमेज होगा, जब भी किसी की भी रीजन की वजह से ये फेल होगा या डैमेज होगा, उस वक्त स्टेम सेल क्या करेगी? हमें पता है इसके गुण के बारे में कि अपने जैसी कोशिका दोबारा बना लेती है। मतलब कि जो हार्ट कोशिकाएं हैं ये फिर से आगे जाके हार्ट की सेल दोबारा बनाएगी, मतलब कि हार्ट को डैमेज होने देगी ही नहीं। ये होता है बेनिफिट स्टेम सेल का, क्योंकि अपने जैसी कोशिकाएं फिर से बना रही है। हार्ट की जो सेल है वो दोबारा बन रही है, तो हार्ट डैमेज होगा? नहीं होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट है कि भाई कोई पार्ट है जो डैमेज हो रहा है वो फिर से बनता जा रहा है, तो स्टेम सेल तो अच्छी बात है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टेम सेल केवल गर्भावस्था के दौरान ही पाई जाती है। अब इसका क्या मतलब है? मां के पेट में जब बेबी होता है उस वक्त उसके अंदर जो सेल होगी वो सारी स्टेम सेल होगी, तभी तो उसके नए नए पार्ट बनते रहते हैं, हाथ पैर, ठीक है दोस्तों। तो गर्भावस्था के दौरान ही स्टेम सेल पाए जाते हैं इंसान के अंदर। जन्म लेने के बाद स्टेम सेल नहीं पाई जाएगी, इसीलिए तो जन्म लेने के बाद कोई नया पार्ट नहीं बनता। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करें? मतलब इसका बेनिफिट कैसे उठाएं? स्टेम सेल तो अच्छी चीज़ है, इसका बेनिफिट उठाएं कैसे? तो क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जेनेटिक होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है तो जो जेनेटिक होती है, तो एक वंश से दूसरे वंश में, या यूं कहें कि ग्रैंडफादर से फादर में आगे बच्चों में चलती रहती है। मतलब कि उनके घर वालों को पता होता है कि भाई इसके दादा में लीवर की प्रॉब्लम थी तो हो, और ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो आगे जाके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में इस स्टेम सेल का फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? क्या होता है कि गर्भावस्था के अंदर जब स्टेम सेल होती है इंसान में, उस वक्त क्या होता है कि जब 3 या 4 मंथ की ये प्रेगनेंसी हो, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट करके उसकी लीवर की सेल, क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम आती है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, लीवर की सेल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करके निकाल लेते हैं और उन्हें एक पैन बैंक में सेव कर देते हैं, ठीक है। जब प्रेगनेंसी 3 या 4 महीने की थी उस वक्त इंजेक्ट करके उसके लीवर की सेल जो स्टेम सेल थी उन्हें निकालकर एक पैन बैंक में सेव कर लिया जाता है। अब जब ये बच्चा जन्म लेगा, जब भी ये बच्चा आगे जन्म लेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, वही बात जिस उम्र के अंदर इसके सभी फैमिली मेंबर को लीवर की प्रॉब्लम हो रही थी उस वक्त इसे भी लीवर की दिक्कत होगी। तब क्या करते हैं, इसी पैन बैंक में इस लीवर की सेल को निकालकर इसमें ऐड कर दिया जाता है और इस लीवर को डैमेज होने से बचा लिया जाता है। क्यों? हमें अभी पढ़ा था स्टेम सेल क्या होता है, अपने जैसी कोशिका बनाना। यहां पे स्टेम सेल लीवर की सेव थी जिसे इस लीवर में ऐड कर दिया जाता है और आगे जाके लीवर की सेल को ये दोबारा बनाती है और लीवर को फिर से रिकवर कर लिया जाता है। ये बात थी स्टेम सेल की। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टेम सेल होती है, बाद में नहीं होती। अब हमें पता है कि हमारा पूरा शरीर हड्डियों के एक ढांचे पे खड़ा है, उनमें से एक मैं बोन कंसीडर करता हूं। बोन की अगर स्ट्रक्चर देखिए तो इसके दोनों तरफ प्लेट्स होती हैं इस तरह से, और इन प्लेट्स के अंदर होती है बोन की सेल, कोशिकाएं, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी बोन सेल। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि हड्डी के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो स्टेम सेल होती है जन्म लेने के बाद भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ही कोशिकाएं रहती है, ये स्टेम सेल कोशिकाएं रहती है, तो बाद में ये कैसे? केवल हड्डी ही ऐसा होता है। अपवाद के तौर पे हम देखें तो केवल बोन के अंदर ही जन्म लेने के बाद भी स्टेम सेल रहती है, ठीक है। तो मतलब यहां पर हम स्टेम सेल से वो बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? आगे क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड होगी, मैंने अभी बताया आपको एक सेल डिवीजन, एक मरने से पहले कोशिका खुद को डिवाइड करती है, तो जब भी ये सेल आगे जाके डिवाइड होगी,
इनकी अमाउंट इन प्लेट में बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जब ये प्लेट बिल्कुल फुल हो जाती है उसके बाद भी ये कोशिकाएं अपना नंबर बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये जो बोन है ये थोड़ी आगे की तरफ खिसक जाएगी इस तरह से। मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन से बोन की लेंथ बढ़ गई। बोन की लेंथ बढ़ना मतलब इंसान की लंबाई बढ़ना, लेंथ बढ़ना। ये किस पे डिपेंडेंट हुआ, सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बोन की लेंथ बढ़ेगी और इंसान की लेंथ बढ़ेगी। अब ये जो सेल डिवीजन है दोस्तों, कोशिका विभाजन, स्टेम सेल का विभाजन इस बोन के अंदर, इसको प्रेरित करता है ये हार्मोन। मतलब एक इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इन कोशिकाओं को स्टिमुलेट करेगा विभाजित होने के लिए, डिवाइड होने के लिए। तो जितना ज़्यादा ये स्टिमुलेट करेगा उतना ज़्यादा सेल डिवीजन होगा, उतनी ज़्यादा बोन की लेंथ बढ़ेगी और इंसान की लेंथ बढ़ेगी। एक फ्लो डायग्राम से देखते हैं हम। देखिए, ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने से क्या होगा, सेल डिवीजन उतने ज़्यादा होंगे। मतलब कोशिकाओं का विभाजन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होगा बोन की लेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कि एक व्यक्ति की लेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं अगर इसकी विपरीत देखें, ग्रोथ हार्मोन जितना कम होगा सेल डिवीजन भी उतने कम होंगे। बोन लेंथ, सेल डिवीजन मतलब कोशिका के अंदर जो बोन की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन भी उतना ही कम होगा। मतलब कि बोन की लेंथ उतनी ज़्यादा कम होगी और इंसान की लेंथ घटेगी। तो ये किस पे डिपेंड किया, ग्रोथ हार्मोन पे। अब दोस्तों ये डिपेंड सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पे नहीं करता, ये डिपेंड इन सेल पे भी करता है जिनके अंदर डिवीजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर सेल 100 है और एक के अंदर 1000 है, जबकि ग्रोथ हार्मोन दोनों में इक्वल है। अब क्या करें, इस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन से भी ज्यादा डिपेंड करता है सेल पे कि स्टेम सेल कितनी है। जिसके अंदर 100 सेल होगी कोशिका विभाजन कम होगा, जिसमें सेल ज्यादा है, स्टेम सेल ज्यादा है, तो उसके अंदर कोशिका विभाजन भी उतना ज्यादा होगा। कोशिका विभाजन जितना ज्यादा होगा सेल डिवीजन, बोन की लेंथ उतनी बढ़ेगी और व्यक्ति की लेंथ बढ़ेगी। तो क्या ये बढ़ता रहता है ऐसे, मतलब स्टेम सेल तो व्यक्ति के अंदर रहते हैं तो क्या उसकी हाइट बढ़ती रहेगी? नहीं। एक एज आती है दोस्तों 18 वर्ष। इस एज में क्या होता है, बोन के अंदर जो स्टेम सेल है वो डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद, मतलब कि 18 वर्ष की उम्र में। जब स्टेम सेल नहीं है तो कोशिका विभाजन भी नहीं होगा और आगे लेंथ भी नहीं बढ़ेगी। और कुछ हम अपवाद केसेस देखते हैं कि कई लोगों की हाइट 25 वर्ष तक भी बढ़ती है, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्टेम सेल है वो 25 वर्ष तक जिंदा रहती है, मरती नहीं है। मतलब यूं कहें कि 18 से 25 वर्ष लंबाई बढ़ने की उम्र होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2 हार्मोन किए, MSH एंड ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।